मॉड्यूल लगाते लगाते थक चुके हो। केमिस्ट्री में इतने सारे मॉड्यूल लगा लिए, इतने बड़े बड़े किताब लगा लिए और तुमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। तुमको पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। मोटे मोटे मॉड्यूल लगा लिए, बड़े बड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, बड़े बड़े चीज़ें इधर उधर की साइड की चीज़ें पढ़ लिए। अब आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ पेपर कहाँ से आता है और पूरा का पूरा पेपर विथ प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि केमिस्ट्री जो नीट की आएगी या पिछले साल या पिछले 4-5 सालों में जो आई है कहाँ से आई है। तो हर साल 100% पेपर 2019 के बाद से ही हर साल जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 100 आउट ऑफ 100% कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से आता है। कहाँ से आता है बाबू, एनसीईआरटी से आता है। कौन सी किताब से, एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, अब देखो नीट 2024 का जो पेपर हुआ उसमें 96% जो पेपर था वो एनसीईआरटी से था। तो कहो भैया आपने बोला 100%, 4% कहाँ गया। तो बाबू अभी पेपर का सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ था, तो उसमें आपको एक टॉपिक ऐड कराया गया था, साल्ट एनालिसिस। क्या ऐड कराया गया था, साल्ट एनालिसिस। तो 48 क्वेश्चन जो थे वो एज इट इज एनसीईआरटी से थे और जो 2 क्वेश्चन थे वो साल्ट एनालिसिस से थे। तो मतलब 100/100 तुम्हारे सिलेबस से था और एनसीईआरटी में साल्ट एनालिसिस डिटेल में दिया नहीं गया है। तो जिसने भी साल्ट एनालिसिस पढ़ी होगी उसको पता होगा ये 48 यहाँ से आ गए और 2 साल्ट एनालिसिस से आ गए। 50 के 50 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से कवर अप हो गए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इस 48 में 19 क्वेश्चन जो थे वो कहाँ से थे, फिजिकल केमिस्ट्री के, और 19 के 19 हमारे अवतार सीरीज से आए थे। प्रूफ वाली वीडियो डाल चुका हूँ, जाके आँख खोल के देख लो और अवतार सीरीज के पावर को समझो। ठीक, तो इजी पेपर था। 48 क्वेश्चन एनसीईआरटी थे, साल्ट एनालिसिस के 2 क्वेश्चन थे, वो भी सिलेबस में थे। ठीक है, अब कहोगे भैया ऐसे तो हर कोई बोल देता है प्रूफ दिखाओ, तो आओ प्रूफ दिखाता हूँ मैं। ठीक, चलो आ जाओ। केमिस्ट्री के एनालिसिस है 42 एनसीईआरटी से, 2 आउट ऑफ एनसीईआरटी बोलता हूँ लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे नहीं, वो सिलेबस में थे, साल्ट एनालिसिस था। ठीक, अब देखो ऐसे ही फिजिक्स की पूरी बना चुका हूँ मैं, ऑलरेडी फिजिक्स की बता चुका हूँ। फिजिक्स में 42 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे फिजिक्स में। पीवाईक्यू से 6 क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू मिला के 2 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी में 99 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे और 1 क्वेश्चन इनडायरेक्ट था लेकिन वो भी एनसीईआरटी में था, अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ था। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो भी बन चुकी है, जाकर देख लेना। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर को तुम अरेंज कर दो। तो तुम क्वेश्चन 51 देखो और टेबल नंबर 3.8 देखो। सेम यहाँ पे देखो पेज नंबर 91 11th का पार्ट नंबर 1 है। सेम देखो, सेम चीज़ एकदम एज इट इज। देखो यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो यहाँ पे देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलिकॉन फ्लोरीन, सब कुछ यहाँ से उठा के तुमसे पूछ लिया। कहाँ से है, एनसीईआरटी से। ठीक, आगे बढ़ो। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजेंट जो इस डबल बॉन्ड को तोड़ के CHO लगा देगा। ठीक, तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड को तोड़ के अल्कोहल लगा दिया, ये भी एनसीईआरटी में है। डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे अल्कोहल लगा दिया, ये भी एनसीईआरटी में है। और जब अल्कोहल लगा दिया तो अल्कोहल को तुमने ऑक्सीडाइज कर दिया तो एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो तुम देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें क्या तुम लगाओगे सबसे पहले, तो ये देखो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, एल्कीन को चेंज करना पड़ेगा किस में, अल्कोहल में। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, और यहाँ पे तुम देख लो क्या क्या होता है, ये देख लो यहाँ पे, ये देखो अल्कोहल से ये यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या बना है, एल्डिहाइड बना है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो एल्डिहाइड में तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, तुम्हें ध्यान देना। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा। तो एल्डिहाइड बन रहा है मतलब प्राइमरी अल्कोहल होगा, मतलब CrO3 का यूज़ तुम कर सकते हो। ठीक, तो देख लो यहाँ पे कहीं पर CrO3 है भैया, यहाँ पर भी है, तो CrO3 का भी यूज़ कर सकते थे। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर चेक कर लेना अपना। यहाँ देखो H2S+ यहाँ पे अल्कोहल बन गया। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो भी एनसीईआरटी से है। यहाँ पे देखो H2H+ लगा के तुमको अल्कोहल में चेंज कर दिया, फिर CrO3 लगा के तुमको यहाँ पे एल्डिहाइड में चेंज कर दिया। और ज़्यादा लगाना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन कर दो। तो ये भी तुम्हारा कहाँ से था, एनसीईआरटी से था। ठीक, आगे बढ़ो। कह रहा कौन सा SN1 रिएक्शन फास्टर देगा। तो एग्जांपल नंबर 6.7 देखो, SN1 SN2 में कौन सा फास्टर होगा ये पूछा गया है। 6.6 में फिर बताओ SN2 में, इसमें SN2 कौन फास्टर देगा। फिर 6.9 में क्वेश्चन पूछा गया, इन दोनों में बताओ कौन सा SN2 फास्टर देगा। तुमसे क्या पूछा था, SN1 फास्टर। तो यहाँ पे SN1 SN2 दोनों दिया था, प्रेडिक्ट द ऑर्डर। और 6.9 में SN2 पूछा है।
6.7 में फिर से SN2 पूछा है कौन सा तेज होगा, और 6.8 में फिर से देखो तुम पूछा है SN1 रिएक्शन कौन सा फास्टर करेगा, और तुम क्वेश्चन देख लो तुमसे भी SN1 रिएक्शन ही पूछा है कौन सा फास्टर करेगा। तो 53 नंबर वाला भी कहाँ से था, NCERT में वो कितनी बार पूछा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछा, 5 क्वेश्चन, ठीक, NCERT से। अगला क्वेश्चन देखो 54, कह रहा रेट दिया हुआ है, के दिया हुआ है और ABC का इतना दिया हुआ है, बताओ रिएक्शन कहाँ पे इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड जा रहा है कि पीछे आगे कहाँ जा रहा है। तो तुमको NCERT खोलोगे तो वहाँ पहले चीज़ लिखा है, अगर QC KC तो इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं और QC होता है किसी भी जनरल टाइम पे, तो अगर KC ज़्यादा है QC से तो रिएक्शन लेफ्ट से राइट में जाएगी, QC ज़्यादा है तो राइट से लेफ्ट में जाएगी, QC KC के बराबर तो कोई रिएक्शन अकर नहीं होगा। इसी को सॉल्व करके लगाना, तो ये भी NCERT क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से देख लो, द वैल्यू ऑफ KP KC इतना कुछ दिया हुआ है, देखो ABC का कितना दिया है 3 × 10⁻⁴, और तुमसे क्या पूछा था, देखो 2A = B + C, एग्जाम्पल नंबर 6.7, ये देखो क्या पूछा 2A = B + C। KC का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2 × 10⁻3, यहाँ पे कितना दिया 4 × 10⁻3, ठीक। और तुमसे पूछ रहा है बताओ अब क्या हो, ABC का वैल्यू 2 × 10⁻3, यहाँ पे क्या दिया है 2 × 10⁻3, देख लो एग्जैक्ट क्वेश्चन, सॉरी ये देखो 3 × 10⁻⁴, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज किया हुआ है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ पूछा है, यहाँ पे KC भी निकालना था, KP भी निकालना था, और लास्ट में क्या होगा वो भी बताना था। यहाँ पर तुमको QC निकाल दिया तुमने, QC ज़्यादा है KC तो रिवर्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड करेगी जाएगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 54, ये भी NCERT से देख लो, सेम क्वेश्चन, ये थ्योरी और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट, ठीक। कह रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन, क्वेश्चन नंबर 55, ये देखो बीच ऑन ऑफ द फॉलोइंग बिलो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, यही तो पूछा है यार, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ये भी तो वही पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो देखो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, और ये सेम PYQ का तुम्हारा क्वेश्चन था एज इट इज, ये भी NCERT से। अगला देखो आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक क्या क्या होता है। तो आइसोथर्म में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, आइसोथर्मल में T कांस्टेंट होगा, आइडियल गैस वैक्यूम 0 होगा, W 0, P एक्सटर्नल 0, जूल, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी NCERT में है। एडियाबेटिक चेंज में Q = 0 होता है, ये भी NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर इनवर्सली प्लस टू वॉल्यूम होता है, हर एक चीज़, एडियाबेटिक में Q 0 हो गया, आइसोबारिक में प्रेशर 0 हो गया, आइसोकोरिक में वॉल्यूम 0 हो गया, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, सब तो दिया हुआ है यार NCERT में। काहे पीछे पड़े हो, काहे बड़े बड़े किताबों के पीछे पड़े हो, आगे बढ़ो। कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में इतना है, देन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n = 2 में कितना होगा। तो ये क्वेश्चन देखो, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू 1 में तुमसे पूछा है, क्या होगा तो बता दो ना भैया। n के वैल्यू 1 में एनर्जी पूछा है तुमसे, रेडियस पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है n के वैल्यू 2 में बता दो क्या होगा। सॉल्व करो यार, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.18 देखो, एनर्जी इन जूल बताओ, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे पहले ऑर्बिट से फिफ्थ, यानी n1 = 1 से n2 = 5 में जाओगे तो क्या होगा बता दो, ठीक है। और फिर बताओ व्हाट इज द वेवलेंथ, बताओ जब लाइट मतलब 5 से जब 1 में फिर से आएगी तो वेवलेंथ क्या होगा, फिर NCERT क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.14 देखो, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड है ऑक्यूपाई n = 5th ऑर्बिट में जाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2.16 देखो, एनर्जी पहले ऑर्बिट की अगर माइनस इतनी है तो एनर्जी एसोसिएटेड विद 5th ऑर्बिट कितनी होगी। पहले की वैल्यू अगर 1 पुट करके एनर्जी अगर x आ रही है तो 5th वाले की एनर्जी क्या होगी। यही सेम क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे पूछा गया है। देखो यहाँ पे कि n का वैल्यू अगर 1 में -x जूल है तो n का वैल्यू 2 में कितनी होगी, और यहाँ पे क्या पूछा है n = 1 में अगर इतना है तो n = 5 में क्या होगा। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में। अगला क्वेश्चन देखो 58, ये इथेन इथीन कार्बन कार्बन ये कार्बन इथाइन कह रहा है कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9.8, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द अबव स्ट्रक्चर। ऊपर 4-5 स्ट्रक्चर दिए थे, वही सेम स्ट्रक्चर थे यहाँ पे, कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई। ये प्रॉब्लम नंबर 9.8 था तुम्हारा। अभी ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे बैक एक्सरसाइजेज में NCERT के बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, तो एक कटआउट मैंने उठाया है, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन 59, कह रहा है इसका स्ट्रक्चर बता दो। ये सेम उठा लो, ये सेम तुम्हारा ग्राफ चार्ट पेपर दिया हुआ, देखो NH3 है तो यहाँ पे देखो NH3 का वो लिखा होगा, NH3 देखो ये NH3 क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ठीक। BRF5 है, BRF5 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो दिया है वही पूछा है। XCF4 है, XCF6 है ना, ये XCF6 है, XCF4 पूछा हुआ है। SF4 है, 1 2 3 4 5, ये SF6 है, 4 है, SF4 है, और यहाँ पे SF6 पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट यहाँ से उठा के तुमको यहाँ पूछ लिया गया, ठीक है। और मैंने रूल बता दिया है 2-8 वाला, कैसे 2 से डिवाइड करते, कैसे 8 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। क्या जब मैंने अपनी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे,
तो बच्चों के सबसे पहले डाउट यही थे, बच्चों ने सबसे पहले मुझसे यही बोला था कि भैया धोखा मत देना, पैसे ले लो लेकिन जेन्युइनली बताना कि क्या इस चीज़ से सच में 120 नंबर मिनिमम आ सकते हैं, क्या इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट में पढ़ के हम लोग 120 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी तुमसे क्या बोला था, एक ही चीज़ बोली थी कि जैसे अंधा अपनी लाठी पर अंधा विश्वास करता है, वैसे तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, अगर दोबारा वो चीज़ ना हुई तो मुझे कहना। और हुआ भी वही जो होता था और होगा भी वही जो होता आया है। नीट 2023 में 79 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे और नीट 2024 में उस 79 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर के क्वेश्चन आए, मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वेयर आस्क्ड फ्रॉम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट 2024। और इस बार मैं फिर से गारंटीड बोल रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और मैक्सिमम 180 नंबर तक हम लोग जाएंगे ही जाएंगे उन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, तुम्हारे 90% फिजिक्स के सिलेबस को कवर करते हैं। और कोई भी यूट्यूब पर तुमसे अगर आगे ये बोल रहा है कि 15 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, 20 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, तो कभी उनकी बातों का भरोसा मत करना। गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी 15, 20, 25 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से कभी 150 नंबर आएंगे ही नहीं। जब पूरी यूट्यूब इस धुंध में दौड़ रही थी कि 15 टॉपिक से ये, बस व्यूज़ के लिए, बस बच्चों का मूर्ख बनाने के लिए कि 15 टॉपिक से 150, 20 टॉपिक से ये, उस टाइम मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लॉन्च करी थी, क्योंकि मुझे पता था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। और वही होता है। प्रूफ वाली वीडियो तुमको देखनी है, तुम वीडियोज वाले सेक्शन में जाना, जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे नीचे जाओगे तुम, तो तुम्हें एक प्रूफ वाली वीडियो मिलेगी। 7000 बच्चों ने देखा है और अराउंड 600 बच्चे आज उस बैच में इनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहे हैं। 188 मार्क के नीट फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ, देख रहे हो, ये वीडियो तुम लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी, उसको ओपन करोगे, तुम देखो मैंने कैसे पढ़ा रखा है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है स्क्रू गाज, फिर दूसरा वर्नियर कैलिपर। उससे क्या होता है कि पहले स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर की थ्योरी पढ़ाई मैंने, और उस थ्योरी को पढ़ाने के बाद सारे ट्रिक्स बताए, ट्रिक्स को बताने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एलएन के अराउंड सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, एआईट्रिपल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ हर एक टॉपिक के। तो सोचो 80 टॉपिक है तो 80 गुणे 40 कर लो, 3200 के अराउंड क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। 80 × 40, अगर 40 क्वेश्चन पर टॉपिक ले रहे हो तो ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन कम है, लेकिन ये अवतार जो थी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज थी, ये पिछले साल की थी, अभी भी वही चल रही है। इसमें और क्वेश्चन आने वाले हैं, अराउंड 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैच था। दूसरा हमने क्या बैच लॉन्च करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री की। मैंने क्या बोला था, अवतार सीरीज के बाहर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन तुमने दिखा दिया, उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। हुआ भी वही जो होता था, होगा भी वही जो होता आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 क्वेश्चन, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर पे सीरीज पे जाना, इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा 19 के 19 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे, जो पढ़ाया वही आया। अब कोई भी बोल देता है आके कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो जब इतने मोटे मोटे बुक्स, इतने मोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ाएगा तो किसी के नोट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जो चीज़ कंसाइज में दे रहा हूँ वहां से अगर कोई लाके दिखा दे तो मैं मानूं। तो ये देखो 19 के 19 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से थे। मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटा, थर्मोडाइनमिक्स 4 घंटा। इसके बाहर तुम कोई क्वेश्चन नीट में लाके दिखा देना, कोई भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी दिखा नहीं सकता इसके बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया हूँ, सबसे पहले 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया हूँ, उसके बाद 30 से 40 मिनट में पूरी थियरी पढ़ाया हूँ और पूरे फॉर्मूले पढ़ाया हूँ और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताया हूँ, जो कि सामने वाला तुम्हारा बच्चा अगर कोई कर रहा होगा, किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, टिपिकल क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो ट्रिक्स इसमें बताया हूँ मैं, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कराया हूँ, सारे एग्जाम्पल कराया हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। उसके बाद लास्ट में नीट के पीवाईक्यू 36 साल के कराया हूँ, इन्हीं 3 घंटों में, इन्हीं 4 घंटों में। तो तुम सोच लो किस तरह का कंटेंट है ये। अगर तुमने पढ़ लिया 19 के 19 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक। आगे चलो, फिजिक्स में सारे फॉर्मूलेज वगैरह तुम्हें नहीं याद होते हैं, तो सारे फॉर्मूलेज तुम्हें याद करने ही हैं और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले और सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अवतार सीरीज में, देख लेना। इतने सारे अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। इसमें 3 पार्ट में वीडियो जाती है। पहला पार्ट हमारा होता है नीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जैसे प्रेडिक्टेबल है, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, लाइन बाय लाइन विद एक्स्ट्रा सारे जितने भी एक्सेप्शन वगैरह है सब कवर्ड है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, इसके बाहर भी अवतार
कि जो 2.0 केमिस्ट्री की है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाहर भी ये क्वेश्चन तुम दिखा नहीं सकते हो। मुझे गारंटेड बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं सकते हो। और जो 30 से 32 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे 20 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करोगे, और पूरा का पूरा नीट का पेपर तुमको इसी पीडीएफ से दिखाऊंगा मैं कि देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कवर कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट, पूरा बैक एक्सरसाइज और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू कराया जा रहे हैं इस सीरीज में भी। और ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 देखो। अब पार्ट 3 में मैं क्या कराता हूँ, ये देखो पार्ट 3 देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 देखो, जैसे ये देखो पीरियडिक टेबल था ना, पीरियडिक टेबल खोलता हूँ, ये देखो पार्ट 3। पीरियडिक टेबल में पार्ट 3 जो है वो पेड बैचेस में है, ठीक है। उसको देखो, एम्स जेई और एआई ट्रिपल के सारे क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे प्रेडिक्ट टेबल के। तो कुछ भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे अपने वीडियोज में। द ई नॉट वैल्यू ऑफ mn+3 से mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन cr+3 से cr+2। बताओ क्या होगा, क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 8.7, वाई इज द ई नॉट वैल्यू फॉर mn+3 mn+2 कपल मच मोर पॉजिटिव देन cr+3 cr+2। देखो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल नंबर 8.7 ही है, ये सेम उठा के पूछा। क्यों? क्योंकि मच लार्जर थर्ड एनेशन एनर्जी ऑफ mn, क्योंकि D5 से D4 में मेनली रिस्पॉन्सिबल है 2 जाने के लिए, ठीक है। दिस एक्सप्लेन वाई द +3 mn स्टेट ऑफ mn ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8.7 था, ये 60 नंबर वाला सेम एग्जैक्ट कॉपी था, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये देखो, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा, वाई इज cr+3 रिड्यूसिंग एंड mn+3 ऑक्सीडाइजिंग, बल्कि दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर सेम रीजन है, इसका भी सेम रीजन है। 8.3.6 में जब जाओगे पैराग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है। 8.3 इसमें देखो mn+2 का लिखा हुआ है Fe+3 से, मतलब सारे चीज़ें एनसीईआरटी से ही पूछी गई हैं। क्यों भटक रहे हो भैया, अभी भी टाइम में पढ़ लो, भटको नहीं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ तुम्हें क्लिप दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ से, मतलब हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं। इस क्लिप को देखो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई होप कि तुमने क्लिप देख लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है किसमें केपी और केसी इक्वल नहीं है। तो ये देखो केपी और केसी किसमें इक्वल नहीं है, तो केपी यहाँ से निकालते हैं और केपी इक्वल टू होता है KCRT पावर डेल्टा एन। तो केपी और केसी कब इक्वल होंगे, जब डेल्टा एन जी 0 होगा। तो जब डेल्टा एन जी 0 होगा तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो केपी इक्वल टू केसी हो जाएंगे। तो ये तो सबसे आसान था यार, डेल्टा एन जी 0 देखना था। ये देखो 1 2 और एक बचा, तो 2 में से एक बच गया, ये इक्वल नहीं है। केपी केसी ये देखो 2 था, 1 और ये 1 2 में से 2 0 हो गया, डेल्टा एन जी 0 हो गया, तो ये तो बराबर हो गया। ये देखो 2 1 3, 1 और 2 और 1 और 2, ये भी खत्म, 1 और 2 और ये 2 खत्म। पहला ऑप्शन सही था, कौन सा इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी देखो ये भी कुछ सेम क्वेश्चन लिख रहा है, इक्विलिब्रियम है, NOCl है, NO और Cl2 है। बताओ यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, केसी दिया हुआ, केपी पूछ रहा है। फिर PCl5 PCl3 PCl2 दिया है, फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है केसी पूछने के लिए, फिर यहाँ पे केपी दिया है, फिर केसी पूछ रहा है। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है यार, केपी दिया हुआ है, केसी पूछ रहा है, केसी दिया हुआ है, केपी पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है, केपी इक्वल टू KCRT पावर डेल्टा एन जी। बस पुट करना था। ये सेम क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा, 1 2 3 4 बार, तो एनसीईआरटी में दिख गया। पीवाईक्यू की तो बात ही छोड़ दो अभी। 62 अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट बीच डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये लाइन पढ़ो, द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो पोलोनियम हार्डली सोज एनी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पोलोनियम आंसर हो गया, -2 नहीं शो करेगा। एनसीईआरटी का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन वाले चैप्टर में, और स्टाइल से टी पो, ये पोलोनियम, ठीक। आगे बढ़ो, ये डाटा मैंने तुमको बताई है, सारी बैच के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है तुम्हें। आगे बढ़ो, PDF इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। देखो स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट सेम हो रहा है किसके लिए। क्वेश्चन पीवाईक्यू में तो कम से कम 20 बार पूछा गया होगा। तो ये देखो कैसे निकालते हैं, म्यूजिकल टू n रूट में n+2, और किसका सेम देखो, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम तो 0 होगा क्योंकि Sc+3 में जाएगा, तो D में 0 हो जाएगा। तो स्कैंडियम टाइटेनियम रेडियम क्रोम मैग्नीज आयरन को यही पुट करके तुम्हें लगाना था, आंसर तुम्हारा आ जाता, ठीक है। यहाँ पर भी पूछा है, बताओ अगर 25 है एटॉमिक नंबर तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैंने एक चीज़ तुमको बताई थी, अगर मान लो 25 है, ठीक है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज का क्या होगा, 4s2 3d5। तो 2 निकाल दो, सॉरी 2 निकालना नहीं है, 4s2 3d5। तो हमसे कह रहा है म्यू इक्वल टू कितना है, रूट में n+2। बताओ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी, अरे यार एस वाला तो पेयर होगा, तो डी में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डी में तो 5 अनपेयर्ड है, तो रुक दूंगा क्या 5
5 + 2 सॉल्व भी नहीं करूँगा। एन का वैल्यू अगर 5 आ गया, नंबर अपन पहले लिखते हैं 5 आ गया तो 5 पॉइंट कुछ आंसर होगा, 5.8 या 5.9 या 5.7 ऐसे आंसर आता है। अगर मान लो एन का वैल्यू 3 आ गया तो 3.7 3.6 ऐसे आंसर आता है। समझ रहे हो? तो मैं बस अनपेयर इलेक्ट्रॉन तक सॉल्व कर दो। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन। आगे बढ़ो। कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 2 टर्सरी कार्बन, उसका आईपीएसी नेम क्या है? यहाँ देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ एल्केन करस्पॉन्डिंग तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना? C6H14। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन और आईपीएसी नेम भी लिखो। कह रहा है 2 टर्सरी कार्बन है तो चेक कर लो किस में 2 टर्सरी कार्बन, चेक कर लो किस में 2 टर्सरी कार्बन है और उसको वहाँ से इसका नाम लिखना था। सेम एग्जैक्ट यहाँ से उठा के तुमको यहाँ पे छाप दिया। सारे क्वेश्चन छापा ही अभी तक। क्वेश्चन नंबर 65, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन दिया है और ब्रांचिंग इंक्रीज करती है तो क्या क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन मतलब आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और क्यों किसका घट रहा है, क्यों किसका बढ़ रहा है? देखो 309 था, 301 था, 222 था, 82 था। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ती है तो मॉलिक्यूलर छोटा होना स्टार्ट होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट देखो क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ यहाँ पे तुमको प्रॉपर्टी में भी लिखी हुई है। ये कहाँ से था? एनसीईआरटी से। एलन के वर्सेज 1/t का ग्राफ, एलन के का इक्वेशन दिया 4.19 एलन के का इक्वेशन दिया है और एलन के वर्सेज 1/t का ग्राफ भी दिया है जिसमें स्लोप भी बनाया है -a/r और एलन ए हमारा क्या इंटरसेप्ट है। सारी चीज़ें यहाँ पे देखो बनाया, एलन के वर्सेज 1/t, एलन के वर्सेज 1/t, ये तुम्हारा ग्राफ बनता। सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट, ये तुम्हारा सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 67, हेनरी लॉ कांस्टेंट केएच वैल्यू दी है, इतना ए बी सी दिया है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस में क्या होगा? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केएच बढ़ेगी तो सॉल्वेबिलिटी क्या होगी? सारी चीज़ें तो अवतार में बता दिया था मैंने। ये हाइयर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर द सॉल्वेबिलिटी, सेम चीज़ लिखा कि नहीं लिखा बताओ? जितना ज़्यादा केएच की वैल्यू रहेगी सॉल्वेबिलिटी उतनी कम रहेगी, सॉल्वेबिलिटी उतनी कम रहेगी। तो देख लो इसमें केएच की वैल्यू किसका ज़्यादा, उसकी सॉल्वेबिलिटी सबसे कम। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या है? तो फेलिंग सोल्यूशन के बारे में पूरा फेलिंग टेस्ट लिखा हुआ है। ये फेलिंग सोल्यूशन ए होता है, फेलिंग सोल्यूशन बी होता है। फेलिंग सोल्यूशन जो ए होता है वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और जो बी होता है वो अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है जिसको रोसेल साल्ट बोलते हैं। और ये चीज़ मैंने D&F ब्लॉक के क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कराई थी। ठीक है, तो देख लो सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट यहाँ से पूछा है। आगे बढ़ो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ H2O, H2T, H2SC, H2S ये है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is expected to have lower boiling point than the other member of group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding in H2O, it has higher boiling point। बिल्कुल सही बात है। देखो हाइड्रोजन H2S, H2SC, H2T बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर दिया है, मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर दिया है। ठीक है, हमारी बात ये होती है कि जैसे साइज बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़नी चाहिए। तो H2O का तो सबसे कम होनी चाहिए, यानी यहाँ पे H2O तो सबसे कम होना चाहिए, लेकिन H2O सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ से उठा के इसने पूछ लिया है। ठीक, बोथ CO3 प्लस ये 3+ और CO6 3- कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल डिफर इन द मैग्नेटिक बिहेवियर। यहाँ देखो क्या लिखा है? CONH3 6 3+ लिखा है कि नहीं लिखा? वही सेम इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है पूरा टोटल। ठीक, आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो COF6 3-, यहाँ पे क्या लिखा है? COF6 3-। सेम वही चीज़, पैरा डाया है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है? पैरा है कि डाया है? यहाँ पर भी सब कुछ लिखा होगा। नॉलेज क्या होगा? डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा ये। ठीक है, ये COF6 वाला क्या होगा? इनर डी ऑर्बिटल होगा। हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा? पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा। सेम मतलब यहाँ से उठा के एनसीईआरटी से उसने छाप दिया है। मतलब तुम खुद देखो, कोई भी ऐसी लाइन नहीं अभी तक मिली हमको जो एनसीईआरटी के बाहर पूछी गई हो। ठीक, आगे देखो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? तो भैया यहाँ पे देखो 12.9 कौन सा इसमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये पूछा गया है। ठीक, पहला चीज़। आगे देखो 12.38 है साइज ऑफ क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल, फिर से पूछा गया है। यहाँ देखो एनसीईआरटी में दिया हो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल फेरिडिकल, ये हमारे क्या होते हैं? स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी दिया हुआ है। तो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीट करने पे कुछ सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड से वेपर में चले जाना, बताओ कौन सा टेक्निक है? तो सब्लिमेशन टेक्निक है भैया। विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट कुछ सब्सटेंसेस सॉलिड से वेपर में चले जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन पूछा होगा, सॉलिड से वेपर में चले गए विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। समझे? एग्जैक्ट क्वेश्चन सब्लिमेशन। ये देखो फिर से तुम्हारा पूछा कौन सा आइसोमेरिज्म है, कौन सा आइसोमेरिज्म है, कौन सा आइसोमेरिज्म है। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया 2 साल से, पिछले जब से यूट्यूब पे आया हूँ तब से बोल रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म अगर पूछेगा तुमसे तो जो चीज़ तुम्हारे एनसीईआरटी में दी हुई है, चाहे वो एग्जाम्पल में दी हो, चाहे इन टेक्स्ट में दी हो, चाहे बैक एक्सरसाइज में दी हो, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। चाहे जीओसी का आइसोमेरिज्म हो, चाहे कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म हो।
तुम मिला लेना, 2-4 साल का पेपर मिला लो, देखना यही सेम पैटर्न है। ऐसा नहीं तुमसे पाई आइसोमेरिज्म लगा पूछने, पाई लेगेंड आइसोमेरिज्म, कोई मतलब नहीं है। जब एनसीईआरटी में तो नहीं पूछेगा भैया, तो आसान क्वेश्चन पूछेगा। जितना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है सब रट डालो। जैसे यहाँ पे देखो CO2H35NO2Cl2, बताओ कौन सा है। यहाँ पे देखो, पहले ये देखो CrNH36 COCN6, यहाँ देखो CONH36 CrCN6, ये देखो CONH36, ये देखो क्या पूछा, CONH36 CrCN6, कौन सा आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखो CONH35SO5Br, ये देखो CONH35SO4Br, कौन सा है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक। बाकी तुम लिंकेज वाला जानते ही हो, लिंकेज आइसोमेरिज्म में NH3 ये सब होता है। ये देखो NCS है NO2, CONH35NO2Cl2, CONH35NO2Cl2, देख रहे हो यार, मतलब एग्जैक्ट डाटा कॉपी की गई। सॉल्वेंट में देखो CrH2O5Cl, CrH2O5 दिया होगा, CO दिया क्या, CO वाला कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। मतलब भैया मेरे सेम यही उठा के तुमसे छाप रहा है, सेम उठा के जो एग्जाम्पल दिया तुम इसमें पढ़ रहे हो, घुस घुस के पढ़ रहे हो, खूब बड़े बड़े कोचिंग के मॉड्यूल लगा रहे हो, खूब बड़े बड़े टीचर के लेक्चर देख रहे हो, खूब बड़े बड़े सुनते जा रहे हो, सर पढ़ा रहे हो, तुम देखते जा रहे हो। सर ने 10 लेक्चर ले लिया आइसोमेरिज्म का, कोऑर्डिनेशन के आइसोमेरिज्म का, क्या मतलब भैया, कोई सेंस नहीं है। जो एनसीईआरटी में है ना बाबू, जो एनसीईआरटी में है ना वही पूछेगा। तो फालतू का जब खाना यार रखा है तो बाहरवां जाके काहे घूम रहे हो, यही पढ़ो, इसी को अच्छे से करो। ये देखो फिर से कह रहा है कौन कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, सारा बताओ। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा रिएजेंट है जिसका ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। तो बाबू डिस्पाइट द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज सिर्फ टेस्ट नहीं देता है और हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट NHSO3 के साथ नहीं देता है। तो वही लिखा गया है, सिर्फ रिएजेंट नहीं करेगा, NHSO3 नहीं शो करेगा, तो बी और ई तुम्हारा आंसर हो जाएंगे। देखो पहला ही ऑप्शन था बायोमॉलिक्यूल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, कह रहा बताओ कौन कौन सा इसमें से चीज़ें पूछी गई हैं, कौन कौन सा इसमें से रिएजेंट हमको लेना पड़ेगा। तो जो लोगों ने 8.17 क्वेश्चन किया होगा उन्होंने तो सब कर दिया होगा, क्योंकि पूरा यही तो है, एग्जैक्ट यही तो छापा गया है, यही तो छापा गया है, यही तो छापा गया है, ठीक है, यही सेम छाप दिया गया है। यही क्वेश्चन जैसे O3 है, ये देखो 211 बना है ये वाली, तो ये वाली फिगर देखो, तो पूछ रहा था, यहाँ पे पूछा था कि ए क्या होगा कि उसमें O3 और ZnH2 डालेंगे तो मिलेगा। तो ए तुमको दिया हुआ और ये बन रहा है, तो O3 ZN2 बनो, ए का 4 आंसर होगा, ये देखो सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा ही नहीं पूछा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और दिखा रहा हूँ मैं COO के कहाँ बाबू, आ जाओ, CH2CH3, ये देखो CH2CH3 था, इसको हीट करने पे तुम्हारा ये बन रहा है, मतलब ये KMnO4 हीट वाला होगा, ये तीसरा ऑप्शन होगा। सेम देख रहे हो यार, एग्जैक्ट यहीं से उठा के यहीं छाप दे रहा है। तो एनसीईआरटी पढ़ो मेरे लल्ला, एनसीईआरटी पढ़ो। एक्टिवेशन एनर्जी से दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा होगा, नोज द वैल्यू। अब क्या लिखा है देखो यहाँ पे, log K2/K1 था, हमको क्या पूछ रहा था कि कैसे हम लोग देखेंगे, तो यही सेम ग्राफ था, यही से उठा के थ्योरी बना दिया। और ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी का मैंने कटले नहीं डाला, लेकिन एनसीईआरटी की ही लाइन है पूरी टोटल, ये भी एनसीईआरटी से। अरे यार देखो, कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेट कांस्टेंट, अगर तुमको K2/K1 रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पर तुमको पता तो कर सकते हो, चौथा आंसर होगा यार। ये देखो 1 मोल H2O को O2 में जाओगे तो कितना फैराड, MnO4 से Mn+2 में जाओगे तो कितना फैराड। कहो भैया ये वाला क्वेश्चन दिखाओ तो मानूँ, तो बाबू मैं कहूँगा थोड़ा नीचे आ जाओ, 1 मोल MnO4 - Mn2+ में जाओगे तो कितना फैराड। ये देखो आगे ला बाबू। उसके बाद ये देखो 1 मोल FeO का Fe2O3 में जाओगे तो कितना होगा। ये देखो बाबू आगे ला बाबू, H2O से O2, आगे ला बाबू। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, ये देखो CaCl2 वाला, ये देखो Ca से Cl2 में जाने वाला, ये देखो लो मेरे भाई, लो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी से, चाहे झज्जर नीट हो चाहे री नीट हो, पूरा टोटल। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट होगी। तो देखो आर्थो एंड पैरा आइसोमर आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, आर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल कैसा होगा बताओ। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन थी। आर्थो में इंट्रा होता है, पैरा में इंटर होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 79, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। देखो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन ड्यू टू द साल्ट फॉर्मेशन, ठीक। और गैब्रियल थर्माइड जो होता है प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है, ठीक है। तो गैब्रियल थर्माइड प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ एनाइन फॉर्म बाय द थैलामाइड। मतलब सेम एक तुम्हारा यहाँ पे दिया पहला वाला
और दूसरा वाला ये दिया हुआ है, सेम एनसीईआरटी से उठा के चेपा है। कौन सा अल्कोहल रिएक्ट करेगा इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रीजन? तो भैया लुकास रीजन जब जाओगे यहाँ पढ़ोगे तो अल्कोहल का रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HCl ZnCl2 कराएंगे, उसको लुकास रीजन बोलते हैं। इसमें बोल रहा है ये कि टर्सरी अल्कोहल टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है, टर्सरी अल्कोहल तुरंत रिएक्शन करता है, सेकेंडरी वाला 5 मिनट लेगा और प्राइमरी वाला मतलब टाइम लेता है और कभी कभी करता भी नहीं है। तो टर्सरी अल्कोहल कौन सा है बताओ? ये टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्ट ये तुम्हारा करेगा। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एनालिसिस एंथैल्पी। तो भाई फर्स्ट एनालिसिस एंथैल्पी पूरा ऑर्डर यहाँ पे एनसीईआरटी में 3.6 में बना हुआ है और ये पूरा सेकंड एनालिसिस एंथैल्पी बनी हुई है। और तुमको पहले ही बताया गया था कि एनालिसिस एंथैल्पी जब भी निकालना तो जो हाफ फील्ड वाला जो होता है और जो फुल फील्ड वाला होता है अपने आगे वाले से ज़्यादा हो जाता है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना। कौन सा इसमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? देखो आपको भैया इसको दिखाओ तो मानो, तो देखो ZnCSO4 ZnSO4Cu KClO3 I2 H2Cl2 HCl BaCl2 Na2SO4। तो ये ज़रा क्वेश्चन देखना, पूछ रहा है कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन इसमें से है कौन सा नहीं है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, इसमें कह रहा है कौन सा स्ट्रॉन्ग, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है बताओ। तो ये भी तो रेडॉक्स रिएक्शन पता करना है ना, कौन सा है कौन सा नहीं। ABCDE बताओ भाई, 10 क्वेश्चन करवाया गया, एक क्वेश्चन पूछा है। 83 ml MsL बताओ क्या क्या होता है? तो मैग्नेटिक ml क्या देता है? ओरिएंटेशन देता है। तो ml क्या हो जाएगा? ml क्या हो जाएगा बताओ? ओरिएंटेशन हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी को बताता है, तो n हमारा साइज को बताएगा। शेप तुम्हारा एजीमुथल बताता है, शेप तुम्हारा एजीमुथल बताता है। हर एक चीज़ मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे डाल रखी है। स्पिन वाला क्वांटम नंबर तुम्हारा स्पिन के बारे में बताता है। 84 देखो, लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, पूछ रहा है किसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो लिक्विड इवापोरेट हो रहा है वेपर में, टेम्परेचर अप क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर बाई 130 से 0 NaCO3 Cl2 को। भाई इसको दिखाओ तो मानूँ, तो मैं बोलूँगा भाई इसको भी दिखाऊंगा और तुझे मानना पड़ेगा। क्यों? देख 84 कह रहा है किसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। ए लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड, यहाँ पे क्या पूछा? लिक्विड को इवापोरेट करा दिया। पहला चीज़ थोड़ा चेंज किया, टेम्परेचर को 0 से 115 किया, यहाँ पे 130 से 0 मतलब यहाँ पे बढ़ाया है, यहाँ पे घटा दिया। NaCO3 को ऐसे सॉलिड से इसमें कर दिया, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट यहाँ पे। और H2 को 2H में किया, यहाँ पे Cl2 को 2Cl में किया। मतलब देख रहे हो एग्जामिनर ने थोड़ी सी मेहनत नहीं करी है, बस जहाँ पे इवापोरेट हो रहा था, जहाँ क्रिस्टलाइज हो रहा था वहाँ पे इवापोरेट करा दिया, जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा था वहाँ पे घटा दिया, ये सेम रखा और यहाँ पे H2 ने Cl कर दिया, बस सेम क्वेश्चन है। एग्जाम 6.9 है। ठीक, 85 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको 25 ml इतना के साथ ट्रीट किया गया, तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना होगा? तो प्रॉब्लम नंबर 1.5 पाना एनसीईआरटी के। कह रहा है 50 kg ऑफ N2 है, 10 kg ऑफ H2 है, मिक्स विथ टू प्रोड्यूस NH3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3। पहले बताओ कितना NH3 फॉर्म्ड हो रहा है, उसके बाद आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिजेंट, तब बताओ कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है NH3 के एनसीसी में। मतलब कि बताओ कितना लिमिटिंग रिजेंट है इन दिस प्रोडक्शन ऑफ NH3, मतलब लिमिटिंग एजेंट कितना है। और तुमसे क्या पूछा है कि कितना बचा हुआ है। तो जो लिमिटिंग एजेंट मान लो 50 ग्राम था, ठीक है, तो 50 ग्राम से 50 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वही तो लेफ्ट होगा एक्सेस में, वही पूछ रहा था यहाँ पे। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे उठा के पूछ लिया। अगला क्वेश्चन 1.24 देखना, तो फिर यहाँ पे दिया N2H3 2NH3, फिर यहाँ पे कह रहा है कि ये दो चीज़ दी। देखो एक चीज़ मैंने हमेशा बताई तुमको, अगर एक का डाटा दिया हुआ है तो स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर दोनों रिएक्टेंट का डाटा दिया हुआ है तो समझ लेना वहाँ पे एलआर का कंसेप्ट। देखो यहाँ पे दोनों का दिया होगा, N2H2 है ना, दोनों का दिया होगा। देखो डाइनाइट्रोजन का भी दिया है और हाइड्रोजन का भी, मतलब ये एलआर का है, दोनों में से कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसमें पहले ये पूछा, फिर पूछा कौन सा अनरिएक्टेड रहेगा, और अगर कोई अनरिएक्टेड बच रहा है तो बताओ कितना मास होगा उसका, मतलब कितना लेफ्ट रहेगा। सेम क्वेश्चन 1.24 यहाँ पे उठा के चापा गया है, ठीक है। 86 देखो सेक्शन बी में आके द प्रोडक्ट ए और बी क्या ऑब्टेन होंगे। ROH में PCl3 डालोगे तो ROH में PX3 डालोगे 3RX मतलब 3RCl बनेगा। उसके बाद ROH में PCl5 डालोगे तो RCl HCl B RCl POCl3 और HCl बनेगा, मतलब ये क्या POCl3 बनेगा। ये भी NCERT क्वेश्चन है। कह रहा बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या क्या होंगे। CH3 और OH है और PBr3 डाल रहे हो, तो फिर तुम PBr3 PX3 डालो, सबसे पहले 3RX बनेगा, और फिर तुम उसमें डाल रहे हो अल्कोहलिक QH। तो अल्कोहलिक QH मतलब होता है डिहाइड्रेशन, मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अल्कोहलिक QH डालते ही एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख लेना एल्कीन जहाँ जहाँ पे होगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे दिया, दूसरा यहाँ पे दिया। ये NCERT से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। NaCN डाला है, फिर OH डाला है, फिर NaOH Br2। यहाँ देखो NaCN पहले डाल दिया, ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कराया है, फिर NaOH Br2 डाला है। तो यहाँ पे NaCN डाल दिया तुम्हारा पहले,
फिर OH डाल के पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दिया, फिर NaOH डाल दिया। एग्जाम एक क्वेश्चन नंबर 13.9 NCERT का, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है, छापा हुआ है, चेक कर लो। PDF जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, देख लेना। तो क्या दिया, CH3CH2 आई, NaCN डाले तो A बना, देखो A बना, ठीक। फिर OH माइनस डाले, पार्शियल हाइड्रोलिसिस डाले तो B बना, फिर NaOH डाले तो तुम्हारा C बना, सेम क्वेश्चन। और ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ कि नाइट्रिल अमाइड में जब H+ या H2 डालोगे तो ये बनेगा अमाइड, फिर डालोगे तो एसिडोलोज में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन भी दिए हुए थे, किससे किससे रिएक्शन, NaOH से H2O से NaI से KCN AgCN सब कुछ दिया हुआ है NCERT में, और वहीं से उठा के पूछा है, ठीक। 89 ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर साल्ट, ये भी मैंने D&F ब्लॉक में बताया था। बताओ कौन सा प्रिवेंट करता है हाइड्रोलिसिस P+2 आयन, तो मैंने यही बोला था कि ये कहाँ से आया था, साल्ट एनालिसिस से, साल्ट एनालिसिस से आया था। ये NCERT में नहीं दिया हुआ, लेकिन साल्ट एनालिसिस वाले टॉपिक सर लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन। अरे यार ये क्वेश्चन ये सारी चीज़ दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। K=2 होता है C∝² अल्फा होता है रूट में K/C। ये सेम क्वेश्चन भी तुम्हारे NCERT में दिया, मेरे डाटा मैंने मैच नहीं करवाया, ठीक। ये भी मतलब सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया NCERT में, और 3-4 बार दिया हुआ है, चेक कर लेना जाके, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कितना होगा, तो देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है W, यानी कि nRT/ln V/Y इनिशियल, इसको पुट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और P1/P2 देना, V2/V1 रख देना, क्यों, क्योंकि P जो होता है P होता है, क्या होता है, nRT होता है, ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल में, तो P इनवर्स B हो जाएगा। तो जहाँ P1/P2 था वहाँ पे V2/V1 कर देना, बस पुट कर देना, ठीक, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 92 मास ऑफ ग्राम इन कॉपर डिपॉजिट पासिंग इतना करंट वोल्ट मीटर है जहाँ पे 100 सेकंड के लिए, बताओ कितना ग्राम डिपॉजिट होगा। तो देखो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो पूछा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइज किया गया, यहाँ 100 सेकंड के लिए, मतलब 1 मिनट 40 सेकंड के लिए पूछा है। करंट है 1.5 एम्पियर, हमारे पास करंट था 9.5 एम्पियर, तो कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। फिर 3.15 पे आओगे तो NiNO3 है, इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर पर 20 मिनट, 5 एम्पियर 20 मिनट, ये 9 एम्पियर 1 मिनट 40 सेकंड। वाट मास ऑफ निकल डिपॉजिट, यहाँ पे वाट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट है, पूछा गया है। 93 कह रहा था रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल हो जा रहा है, अगर 27 से 57 में जाना तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बताओ। तो भैया ये जो है एग्जांपल नंबर 4.2 भी 10 भी है, और इन टेक्स्ट का 4.1 और 4.12 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट करो एक्टिवेशन एनर्जी 500 केल्विन 700 केल्विन पे, ये दिया हुआ है, और रेट कांस्टेंट तुमको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है, ठीक। और यहाँ पे तुमसे पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, इसको 27-57 PYQ में पूछा है कई बार, और एग्जाम इन टेक्स्ट में 4.1 और 4.12 भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 94 में कह रहा है टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर बाई π=CRT π=2/B, ये फॉर्मूला पुट करो, यही फॉर्मूला पुट करो, सीधे आंसर लाओ, फॉर्मूला पुट करो, आंसर लाओ, NCERT। गिवन बिलो द सर्टन कैटाइन, फिर वही पूछ रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस करो, बताओ कौन सा ग्रुप नंबर कौन सा होगा, ये भी साल्ट एनालिसिस का है। तो यही तुम्हारे 2 क्वेश्चन मैंने बोला था ना, आउट ऑफ NCERT थे, आउट ऑफ NCERT थे, बाकी सारे कहाँ से थे, NCERT से थे। 96 बताओ कौन सा होमोलिप्टिक है, कौन सा हाइड्रोलिप्टिक, देखो यहाँ पे सेम पूछा होगा, देखना मैं बोल रहा हूँ सेम पूछा होगा, देखना ये देखो CONH3 6+ होमोलिप्टिक है, और CONH3 4 Cl2 हेटेरोलिप्टिक है, यहाँ देखो सेम पूछा होगा, देखना अभी देखो CONH3+ होमोलिप्टिक, CONH3 4 Cl+2 हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, देख रहे हो यार, मतलब बोल रहा हूँ ना, NCERT ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, NCERT से ही पूछ लेते हैं सब उठा के, ठीक है। 96 हो गया। 97 बताओ लेंथ रॉड एंड कौन से डायमैग्नेटिक है, तो यहाँ देखो डायमैग्नेटिक कौन कौन से, यहाँ देखो डायमैग्नेटिक होगा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, अनपेयर्ड 0, अनपेयर्ड 0 हो गए तो मतलब क्या होंगे, कलरलेस होंगे, जो कलरलेस होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे, चेक कर लो, La+Lu+3 सोच एनी कलर बट द रेस्ट, ये दोनों कलर ही नहीं शो करते हैं, ठीक है, तो ये जिसमें ऑप्शन वो भी सही हो सकता है। और La+3 और C+4, तो C+4 गलत हो गया, ये डाय पूछ रहा है, पैरा हो गया ये, और क्या है La+3 दिया नहीं है कहीं पे, Yb+2 और Lu+3, ये भी तुम्हारा Yb+2 तुम्हारा डायमैग्नेटिक ही, तो पहला गलत हो गया था। इसको पुट करके तुम सॉल्व करना, जैसे इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लगा के देखो 5-6 तो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लो, और जहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है वहाँ पे तुम्हारा होगा पैरा होगा, जहाँ पे नहीं वो डाय होगा। ये सेम मतलब ये दोनों डाटा जो दिया हो ना, पहले तो आधा तो यही क्लियर हो गया और आधा यहाँ क्लियर हो गया, ये भी तुम्हारे NCERT से दिया हुआ है, ठीक।
98 KMnO4H+ डालोगे तो क्या बनेगा? तो भैया जब भी तुम KMnO4H+ डालते हो मिथाइल मतलब प्रोपीन वाले एल्कीन में, तो पहले प्रोपेन 2 बनता है, फिर CO2H2 बन जाता है। यहाँ से इसको मिला लेना। यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन में भी यही सेम चीज़ डाला हुआ है, तो ये बन रहा है। ठीक है, NCERT क्वेश्चन। 99 द रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन। ओजोन BF3 का 0 डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट अपने 3 ग्रेटर देन S3। क्या क्या हो गया? सारे तो केमिकल बॉन्डिंग वाले में इतने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुमको पता ही है। ये देखो NH3 का इतना होता है, NH3 का इतना होता है, NH3 का क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो NH3 का ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। BF3 का नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, बिल्कुल गलत बात है। BF3 का 0 होगा, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, देखो BF3 का 0 होगा, ये भी गलत हो गया। 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है CO3 2- के, ये भी लिखा होगा कहीं पे, देखो CO3 2- के 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो ये सही बात है, ये सही है। देख रहे हो, पहला ऑप्शन यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे था, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, कंपाउंड X में इतना है, 20 में इतना है, रिमेनिंग परसेंटेज C का एम्पेरिकल फार्मूला बताओ। तो कंपाउंड इतना हाइड्रोजन, इतना कार्बन, इतना क्लोरीन, मतलब मोलर मास इतना है, तो एम्पेरिकल फार्मूला भी बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे एम्पेरिकल पूछा, तुमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों बता दिया यहाँ पे, उसके मन को शांति मिल गई। 1.8 में जाओगे एक्सरसाइज नंबर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन पूछ रहा है, जहाँ पे मास परसेंटेज आयरन का इतना इतना है, तो बताओ। सेम क्वेश्चन उठा के यहाँ पे पूछ रहा है। तो तुमने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन मैंने तुमको दिखा दिए कि सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से थे? NCERT से थे। तुम्हें क्या पढ़ना है? बोलो कमेंट सेक्शन में क्या पढ़ना है? बोलो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या पढ़ना है? NCERT पढ़ना है। क्या पढ़ना है? NCERT पढ़ना है। क्या पढ़ना है? NCERT पढ़ना है। बार बार जोड़ दे रहा हूँ NCERT पे। नहीं पढ़ोगे, फालतू के मॉड्यूल के चक्कर में पढ़ोगे, मोटे मोटे मॉड्यूल, खूब बड़े बड़े लेक्चर, बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, सारी ओवर स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाएगी, कहीं का नहीं बचोगे। तो जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ नीडेड है, वही पढ़ो। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तुम्हें अगर लग रहा हो कि मेहनत की जा रही है, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। देखो यार, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर तुमको लग रहा है बंदा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा तुमको टाइम नहीं लगेगा। अरे तुमने लिंक पे क्लिक किया, उसको बस शेयर कर दो। कहाँ कर दो? व्हाट्सअप पे कर दो। एक बार व्हाट्सअप पे शेयर करोगे, 2 बार करोगे, सारे लोग वैसे ही जान जाएंगे मैं कौन हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ। दूसरी चीज़, अपना तुम्हारा कोई ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप हो या ऑफलाइन कोचिंग हो, वहाँ शेयर कर दो। एलियन तक में इस चीज़ को पढ़ा जा रहा है, एलियन तक वाले इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एलियन के जितने भी बच्चे हैं ना, मैक्सिमम बच्चे, अगर एक बच्चे में कोई मुझसे पढ़ता है, एक बैच से कोई बच्चा, तो उस बैच के सारे बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। इतना ध्यान रख लो। बहुत सारे बच्चे बताते हैं भैया हमने शेयर किया हुआ है, सारे बच्चे आपसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़ाई करो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।